हेलो दोस्तों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण पढ़ने जा रहे हैं और इसमें हम आज पढ़ने वाले हैं संज्ञा और उसके भेद। बहुत ही सरल शब्दों में आप समझें तो संज्ञा क्या है? संज्ञा नाम है। कोई भी नाम संज्ञा कहलाता है। आपके आसपास जो कुछ भी दिख रहा है उसका कोई ना कोई नाम होगा, वो सभी संज्ञा है। तो इसके आधार पर हम संज्ञा को किस प्रकार परिभाषित करेंगे? तो संज्ञा की परिभाषा होगी किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी या मन के भावों के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो इसका उदाहरण निम्न है। सबसे पहले व्यक्तियों के नाम जैसे कि राधा, गीता, श्याम, मोहन, प्रिया, मोहनदास करमचंद गांधी, सचिन तेंदुलकर, जवाहरलाल नेहरू, रमेश, सुरेश, सीता, गीता इत्यादि। यानी किसी भी व्यक्ति का नाम क्या होगा? संज्ञा होगा। वस्तुओं के नाम कुर्सी, मेज, कार, पौधे, किताब, आम, सेब, फूल, फुटबॉल, गेंद, कलम, पंखा, अलमारी इत्यादि। यानी किसी भी वस्तु का नाम क्या है? संज्ञा है। प्राणियों के नाम तितली, बंदर, मनुष्य, औरत, मछली, शेर, भालू, लोमड़ी, हिरन, चिड़िया, कबूतर इत्यादि, ये सभी प्राणियों के नाम हैं, ये भी संज्ञा है। स्थान का नाम स्कूल, घर, दिल्ली, मंदिर, बाजार, आगरा, गांव, शहर, बगीचा, पार्क, नैनीताल, कलकत्ता इत्यादि। जो भी स्थान है वो सभी संज्ञा है। भाव या गुणों के नाम जैसे कि खुशी, प्यार, सुंदरता, महक, हरियाली, मिठास, ईमानदारी, ममता, कड़वाहट, बचपन, बुढ़ापा, मोटापा, गर्मी, भूख, प्यास, शत्रुता, मित्रता इत्यादि, ये सभी क्या हैं? संज्ञा हैं। तो इन उदाहरणों के आधार पर संज्ञा तीन प्रकार का होता है। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है? जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, विशेष प्राणी, विशेष वस्तु या विशेष स्थान के नाम का पता चलता है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। यहाँ विशेष का अर्थ है कि उसके जैसा कोई दूसरा न हो। जैसे कि महात्मा गांधी एक ही हैं, इसलिए वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। आपका नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो ऐसा कोई भी नाम, किसी व्यक्ति का नाम, चाहे किसी स्थान का नाम या किसी प्राणी का नाम, जो कि विशेष हो, उसके जैसा कोई दूसरा न हो, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। उदाहरण निम्न है। मैं मुंबई में रहता हूँ। तो इसमें मुंबई शब्द क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि मुंबई एक ही है। सूरज पूरब में उगता है, तो सूरज व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ताजमहल बहुत ही सुंदर है, तो ताजमहल व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जवाहरलाल नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, तो जवाहरलाल नेहरू भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। गंगा नदी हमारे देश की पवित्र नदी है, तो गंगा शब्द भी क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। जातिवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध होता है वह जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। जातिवाचक संज्ञा शब्द का उदाहरण निम्न है। पहला है अध्यापक पढ़ा रहे हैं। तो इस वाक्य में जातिवाचक संज्ञा क्या होगा? अध्यापक। मैं रोज विद्यालय जाता हूँ। तो इसमें भी जातिवाचक संज्ञा क्या है? विद्यालय, क्योंकि विद्यालय और अध्यापक शब्द अपनी संपूर्ण जाति को बोध कराते हैं। अगला उदाहरण है बच्चे पढ़ रहे हैं। तो इसमें जातिवाचक संज्ञा क्या होगा? बच्चे। किताब मेज पर रखी है। तो जातिवाचक संज्ञा क्या है? किताब, और मेज भी जातिवाचक संज्ञा होगा। मेरे घर में 4 कमरे हैं। तो इस वाक्य में जातिवाचक संज्ञा क्या है? घर और कमरे। भाववाचक संज्ञा,
जिस संज्ञा शब्द से किसी प्राणी, वस्तु या स्थान के गुण, दोष, दशा या भाव के नाम का पता चले, इसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा शब्द ज़्यादातर मूल शब्द नहीं होते, बल्कि इनका निर्माण अन्य शब्दों से होता है, जैसे कि जातिवाचक संज्ञा शब्द से होता है, सर्वनाम से होता है, विशेषण से होता है और क्रिया से भी होता है। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, उसे देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। तो इस वाक्य में खुशी शब्द जो है वो भाववाचक संज्ञा है। बाहर बहुत हरियाली है, इसमें हरियाली शब्द भाववाचक संज्ञा है। मेरी लिखावट अच्छी नहीं है, तो लिखावट शब्द भाववाचक संज्ञा है। आज बहुत गर्मी है, इसमें गर्मी शब्द भाववाचक संज्ञा है। बुढ़ापे में शरीर कमज़ोर हो जाता है, तो बुढ़ापा शब्द भी भाववाचक संज्ञा है। तो इन वाक्यों में जो भी भाववाचक संज्ञा शब्द प्रयोग हुआ है, उसे देखकर आपको पता चलता होगा कि ये सभी शब्द मूल शब्द नहीं हैं, बल्कि मूल शब्द में कुछ प्रत्यय जोड़कर बनाए गए हैं। जैसे कि खुशी खुश शब्द से बना है, हरियाली हरा से बना है, लिखावट लिखना से बना है, गर्मी गरम शब्द से बना है और बुढ़ापा बूढ़ा शब्द से बना है। तो ज़्यादातर जो भाववाचक संज्ञा शब्द होता है वो दूसरे शब्दों में कुछ जोड़कर बनाया जाता है। तो अभी आप समझ गए होंगे कि संज्ञा क्या है, संज्ञा कितने प्रकार का होता है। तो इसके साथ ही यह वीडियो समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम व्याकरण के नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।